नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के 4 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, दूसरे हिस्से में इसके फंडामेंटल, तीसरे हिस्से में उसके वैल्यूएशंस और चौथे हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। ये सारा करने के बाद इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और कंपनी के बारे में एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट एक ऐसी दुकान है, ऐसी जगह है जो अपना सामान ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर दोनों जगह से बेचते हैं। इनकी प्रेजेंस ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये अपनी दुकान पे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, घर के जो इस्तेमाल के होने वाली जो चीज़ें हैं जैसे जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर और जो हाथों में पहनने वाली स्मार्ट वॉच होती है, तो ये बहुत सारी इनके पास वैरायटी अवेलेबल हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है और जिसको हम वाइट गुड्स बोलते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रीज़र हो गया। तो ये सारी भी आइटम्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब इनका बिजनेस मॉडल सिंपल सा है। ये जो मैन्युफैक्चरर हैं इन सब आइटम्स के, उनसे जाके बल्क में ख़रीदते हैं और उसके बाद अपने कस्टमर्स को, यानी बल्क में ख़रीदते हैं और एक एक यूनिट करके, दो दो यूनिट करके, जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग उनको अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट निकाल के और बेच देते हैं। तो इनका टोटली जो गेम है वो वॉल्यूम बेस्ड गेम है। अब इनको ज़्यादातर जो मार्जिन बनता है वो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बल्क में ख़रीद के, और फिर अपने कस्टमर को डिस्काउंटेड रेट पे प्रमोशंस ऑफ़र करके, ऑनलाइन प्रेजेंस पे, तो हर तरीके से कस्टमर को सामान बेच के ये अपना रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े सेलिंग, जो सेल के प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं उसको लगाते रहते हैं। जो कस्टमर्स हैं चाहे तो वो इनके स्टोर से आके ख़रीद लें या फिर ऑनलाइन जो इनका प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी ख़रीद लें। बहुत सारे कस्टमर क्या प्रेफर करते हैं, इनका जो फिज़िकल स्टोर है वहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं और एक फ़िज़िकल टच के लिए जाके उसको देखते हैं और ऑर्डर ऑनलाइन कर लेते हैं। तो ये भी लोग करते हैं। जब इन्होंने मैन्युफैक्चर से सामान ख़रीदा, उसके बाद कस्टमर को बेच दिया। सामान खरीदने के बाद कस्टमर को ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। उसकी वजह ये है कि जो प्रोडक्ट इन्होंने मैन्युफैक्चर से ख़रीदा, कस्टमर को बेचा, उसमें कई बार वारंटी, गारंटी और थोड़े इश्यूज भी आ जाते हैं। जनरली होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होता है। जब भी होता है, ये गारंटी, वारंटी, रिपेयर सर्विसेज की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको टेक केयर करते हैं, उसको प्रोवाइड भी कराते हैं। और ज़्यादातर केसेस में रिपेयर नहीं होते हैं, ये कंपनी से रिपेयर होते हैं, ये खुद नहीं रिपेयर करते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट बीच में कनेक्शन बना के देते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड द एंड यूज़र, जिसकी वजह से कस्टमर को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के पास नहीं जाना पड़ता है। मान लीजिए कस्टमर ने एलजी का वॉशिंग मशीन खरीदा और उसमें कुछ इशू है, तो उसको डायरेक्टली एलजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस स्टोर से खरीदेगा उसी स्टोर में जाके कंप्लेंट लिखाएगा और वो उसके प्रोडक्ट को रिपेयर, अगर रिपेयर होना है तो रिपेयर करा के देंगे, रिप्लेस होना है तो रिप्लेस करा के देंगे, एज़ पर पॉलिसी, एज़ पर जो उसने गारंटी या वारंटी जो भी प्रोडक्ट के साथ अब आती है। तो इस तरीके से बीच में ये एक ट्रस्ट जनरेट करता है और इस सर्विस देने की वजह से कस्टमर का भरोसा इन पे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और कस्टमर रिलाई करता है कि हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने एसजी जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है उन्हीं के पास जाना है और मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर कस्टमर चाहता है जब मैंने कोई सामान खरीदा, पहली बात तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो जिससे मैंने सामान खरीदा वो मुझे सर्विसेज ज़रूर दे। इनकी प्रेजेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जो प्रेजेंस है साउथ रीजन में ज़्यादातर है इनका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फोर्थ रैंक में आते हैं ये। टॉप के जो इंडस्ट्री के 4 बड़े प्लेयर हैं उनमें से चौथे इंडस्ट्री के जो टॉप बड़े प्लेयर हैं उनमें से फोर्थ रैंक पे आते हैं ये इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब जो इनका रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया। जो लार्ज अप्लायंस हैं, जो कि है टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, उससे इनको रेवेन्यू आता है 53%। मोबाइल, उससे इनको आता है 35%। स्मार्ट अप्लायंसेस जैसे कि लैपटॉप, गियर्स, प्रिंटर, इनसे इनको रेवेन्यू आता है 12%। इनका एवरेज टिकट साइज़ है 33,000। इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 3.8% है। टॉप 5 ब्रांड्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 62% है और टोटल स्टोर है इनके आज की डेट में 191 स्टोर्स। इनके स्टोर्स तेलंगाना में 98 हैं, आंध्रा में 53 हैं, एनसीआर दिल्ली में 26 हैं, केरला में 1, केरला में 1 है और इनके 12 सेंट्रल वेयर हाउसेज हैं।
उसमें से 3 तेलंगाना में है वेयर हाउसेस और 3 आंध्र प्रदेश में है। इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो एक तो जो इनकी शॉप्स हैं उनका जो मॉडल है, जो जिस ये मॉडल पे रेवेन्यू मॉडल या बिज़नेस मॉडल पे काम करते हैं, उसमें इनके 12 ओनरशिप मॉडल हैं जो इनके खुद के हैं, 164 लीज हैं रेंटल मॉडल पे हैं, और 15 जो हैं पार्शली ऑन पार्शली लीज्ड जो कि मिक्स होते हैं, वो हैं इनके। कुछ एक खबर भी आ रही है, इनका एक स्टोर बंद होने की तरफ है, बंद होने के बारे में खबरें आ रही हैं। प्लीज़ आप इसको एक बारी वेरीफाई कर लीजिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब मैंने कॉल पढ़ा तो वहाँ उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया कि जो स्टोर बंद करने की इन्फॉर्मेशन है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी कोई ऐसा स्टोर बंद करने की इन्फॉर्मेशन होगी हम खुद से आके बताएंगे, मैनेजमेंट ने ऐसा बताया था। Q3 के रेवेन्यू के बारे में एक बारी देख लेते हैं। इनका इनका रेवेन्यू है 1885 करोड़, जिसमें एबिटा 99 करोड़ है, प्रॉफिट 42 करोड़ है। अब इसमें इन्होंने इसको और बाइफरकेट करके बताया, जो मोबाइल का रेवेन्यू है टोटल बिजनेस में 44% है, लार्ज अप्लायंस 43% है, और स्मॉल अप्लायंसेस 13% है। सेम स्टोर सेम ग्रोथ में इनका जो ओन है, जो इनके खुद से खरीदे हुए हैं, वो 15% है, लीज और रेंटल में 164 है, और जो पार्शली ऑन पार्शली लीज्ड में 12% है। इस स्लाइड में इन्होंने जो रेवेन्यू है वो 9 महीने का बताया, वो भी एक बार आपको बताता हूँ। 5246 करोड़ है टोटल रेवेन्यू, 337 करोड़ एबिटा है, और 171 करोड़ इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स 129 है। मोबाइल में 42%, लार्ज अप्लायंस में 45% और स्मॉल अप्लायंस में 13% है। ये इंटरेस्टिंग डेटा थोड़ा सा यहाँ बताया है इन्होंने। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 6% ग्रोथ हुई है, 9 मंथ में 10% रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है इनकी। एवरेज टिकट साइज़ इनका वही है जो चल रहा था, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। जो टोटल सेल्स हुई है उसको और बाइफरकेट करके और थोड़ा डिटेल में बताया। नॉर्थ क्लस्टर से इनको जो सेल्स आई है इस क्वार्टर में 128 करोड़ है, और जो साउथ क्लस्टर है, जो कि इनका मेजॉरिटी जहाँ पे बिजनेस है, वो 1599 बोला है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 1600 करोड़ वहाँ से आए, तो मेजॉरिटी इनका जो बिज़नेस है वहीं से आता है। इन्होंने अपने रेवेन्यू के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताया। अगर आप थोड़ा और इस पर स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट को ले लीजिए एक बारी, और इसको और ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हैं। तेलंगाना सिटी में है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, दिल्ली एनसीआर है, तो आप इसको देख लीजिए अगर आपको देखना है। सेम स्टोर सेम ग्रोथ में तेलंगाना की जो परफॉर्मेंस है वो -1.9 है, नेगेटिव नंबर है। तेलंगाना यूपी कंट्री, आई डोंट नो ये इसका क्या मतलब है, यूपी कंट्री है क्या मुझे पता नहीं, पर तेलंगाना में 11% ग्रोथ हुई है, आंध्रा में 20% और दिल्ली एनसीआर में 22% से ग्रोथ हुई है इनकी। जो सेम स्टोर सेम ग्रोथ का नंबर है वो बता रहा हूँ मैं। इन्होंने आइटम्स एक बार दोबारा से बताई हैं, जो इनकी मेजॉरिटी सेलिंग जो ब्रांड है। वैसे इनके पास टोटल 8000 SKUs हैं। SKUs मतलब जैसे AC एक आइटम हुई, मोबाइल 2 आइटम हुई, लैपटॉप 3 हो गई, तो ऐसे इनके पास टोटल 8000 आइटम्स इनके पास अवेलेबल हैं जो ये सेल करते हैं अपने कस्टमर को। AC है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर, कूलर, मिक्सर, तो इस तरीके से इनके पास बहुत सारी आइटम है। और जो टोटल ब्रांड्स हैं इनके पास 100 प्लस ब्रांड्स हैं। इन्होंने और इसके बारे में डिटेल दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बारे में आप और रिसर्च अगर करना चाहते हैं तो इसको इस्तेमाल कीजिए। स्टोर एक्सपेंशन को इन्होंने यहाँ पे दिखाया, आप नंबर देखिए। 2022 में 12 स्टोर, 21 में 22 स्टोर, 22 में 10 स्टोर, 2023 में 24 स्टोर, 2024 में 24 में 33 स्टोर, 2025 जो अभी के चल रहा है उसमें 31 स्टोर खोले हैं इन्होंने। काफ़ी स्पीड से कर रहे हैं, और टोटल स्टोर जो नंबर से 191 इनके हो चुके हैं अभी तक। ये डेटा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा ये डेटा देखना चाहिए। यहाँ पे बताया कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अक्रॉस कैटेगरीज। ये देखिए, इंडिया में जो कलर टेलीविज़न है वो 50% अभी तक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी कंट्रीज़ में 98% है। रेफ्रिजरेटर बाकी कंट्रीज़ में भी 95, 97, 98, इंडिया में 40% इस्तेमाल हो रहा है। बाकी कंट्रीज़ में 96, 97% मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में अभी 40% है। वॉशिंग मशीन बाकी कंट्रीज़ में एवरेज 85, 90% है, इंडिया में 20% है। बाकी कंट्रीज़ में ऑन एन एवरेज 90+% है, एक्सेप्ट ये लास्ट कंट्री शायद ये ब्राज़ील है,
इसका एवरेज कम दिखा रहा है। इसमें इंडिया का जो एवरेज है वो 16% है और पर्सनल कंप्यूटर 13% है। तो आप एक ये कंपैरिजन देखिए तो बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ है, उसमें यूसेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है लेकिन बड़ी स्पीड से ग्रोथ हो रही है। तो आने वाले टाइम में लोगों को और भी ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताया गया कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर पहले कितने ज़्यादा थे, अब वो धीरे धीरे कम होकर 23 रह गए। उसकी वजह है अर्बनाइजेशन, राइजिंग अवेयरनेस, हायर डिस्काउंट, लार्ज पोर्टफोलियो, वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शंस। तो इन वजह से भी लोग अब इनसे सामान खरीदते हैं। इनसे मतलब भी इस तरह की जो ऑर्गेनाइज कंपनी है उनसे जाके सामान। यहाँ पे एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा बताया गया। आप देखिए यहाँ पे अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर 2016 में अनऑर्गेनाइज सेक्टर 51% था, कम होकर 42 हुआ और आज की डेट में 23% हो गया। इसके साथ ही इन्होंने जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 77% हो गया। यानी कि जो ऐसी कंपनी है जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट हो गया, आदित्य विजन हो गया, ऐसी कंपनीज का लगातार पेनिट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। अब इसका मेन रीज़न जो बताया है, अर्बनाइजेशन बताया है, राइजिंग अवेयरनेस बताया है, हायर डिस्काउंट, लार्ज पोर्टफोलियो और वेरियस फाइनेंस ऑप्शंस। इसकी वजह से कस्टमर को बहुत आसानी होती है, वो डायरेक्टली इनके पास आते हैं, सामान खरीदते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है 13 से 14% लगभग CAGR की परसेंट से स्टेडी ग्रोथ से लगातार ये इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है इंडस्ट्री के लिए। सीधा चलते हैं कंपनी के कॉन कॉल पे और वहाँ कॉन कॉल में क्या क्या हाईलाइट लाई उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीधा चलते हैं कॉन कॉल में कंपनी के और देखते हैं कॉन कॉल में क्या क्या डिस्कशन हुआ और क्या क्या हाईलाइट रहे। कॉन कॉल जो शुरुआत ही थी वो काफ़ी वीक इन्होंने शो करी है। इन्होंने बताया कि नंबर काफ़ी कम आ रहे हैं, उसमें जो डिमांड है वो बहुत वीक दिख रही है, कस्टमर सामान नहीं खरीदना चाह रहे हैं। तो कहानी इनकी ऐसे करके शुरू हुई। डिस्क्रिशनरी डिमांड स्लो है, रियल स्टेट मार्केट इन अर्बन पॉकेट, फिर इन्होंने लार्ज अप्लायंस कहानी कर के इन्होंने सीधा सीधा ये बता दिया कि भाई हमसे सामान नहीं बिका, डिमांड कम है। फिर स्टोर खोलने के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया कि हमने तेलंगाना में स्टोर्स खोले हैं, आंध्र प्रदेश में स्टोर्स खोले हैं, नेशनल कैपिटल दिल्ली NCR उसमें स्टोर्स खोले हैं। इसके बाद ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट करा, आप इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें इकोनॉमिक आउटलुक रिमेन्स ऑप्टिमिस्ट, मतलब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो डिमांड है वो दोबारा से आने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10.3 से 10.5 के बीच में ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने गाइडेंस का हिंट दिया है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करें। फिर उन्होंने जो यूनियन बजट आया उसकी कहानी कर दी कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने इस बार थोड़े से रिबेट दिए हैं सैलरी क्लास को, उससे उनकी सेविंग बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो इससे दोबारा से सेक्टर में दोबारा से डिमांड आने वाली है। तो ये थोड़ी सी कहानी इन्होंने करी। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। Q3 के नंबर को कंपेयर करके इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, कुछ खास नंबर नहीं है। डी ग्रोथ हुई है 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EBITDA मार्जिन में। प्रॉफिट मार्जिन कुछ खास नहीं बढ़ रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं कहीं पे। आप इसको ज़रा ज़्यादा सीरियसली अच्छे से पढ़िए, हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो, तो आप इसको वेरीफाई ज़रूर करिए। स्टोर सेम ग्रोथ के स्टोर के बारे में इन्होंने सेम स्टोर सेम ग्रोथ जो SSG जिसको बोलते हैं हम, SSSG जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस करा है। 8 से 9% का ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे। दिल्ली NCR वाले जो ऑलमोस्ट हैं वो प्रॉफिटेबल हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि लगभग 24 से 36 महीने लगते हैं किसी भी स्टोर को प्रॉफिटेबल होने में, और हमने 80 और स्टोर्स ऐड करे हैं जो कि जल्दी मैच्योर हो जाएंगे और कमिंग टाइम्स में, आने वाले टाइम में रेवेन्यू को और बूस्ट मिलेगा यहाँ से। अगर यहाँ पे ये 1400 करोड़ जो लोन दिख रहा है, अगर हमें ये पता ही नहीं होगा किस वजह से इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि लोन ज़्यादा है और रिजर्व्स कम है इनके। लेकिन यहाँ पे कॉन कॉल पढ़ेंगे तो आपको बता रहे हैं कि ये अभी जो लोन है और लेंगे, इसको बढ़ाएंगे 530 करोड़ तक। ये इनको जो लोन है वो और बढ़ने वाला है और इसको इस्तेमाल करेंगे फर्दर अपने एक्सपेंशन के लिए। वर्किंग कैपिटल लोन 200 करोड़ है जो कि बढ़ के 530 करोड़ तक जाएगा। ये इन्होंने कॉन कॉल में मेंशन करा है। अभी ग्रोथ के बारे में दोबारा से इन्हें 10-10.5% का ग्रोथ इन्होंने गाइडेंस दी है। चलिए सीधा स्क्रीनर पे चलते हैं और चल के इसके फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी आज की डेट में 4600 करोड़ की मार्केट कैप पे है, जो कि एक स्मॉल
कैप से मिड कैप की तरफ जाती हुई दिख रही है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 25 है, 3 साल का एवरेज है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 है, ROE 14% है। इंडस्ट्री का पी 43 है और कंपनी का स्टॉक का पी 27 है। इंडस्ट्री से सस्ता है, लेकिन सस्ता और महंगा कंपनी के क्वालिटी और उसके सेल्स ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस टू बुक 3.19 है और पैग रेशो 0.90 है। कंपनी का स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, वीक है, और कंपनी का जो मीडियन पी है वो 35 है और आज के डेट में 30 से नीचे मिल रहा है। जो इसका एवरेज पी है उससे सस्ता मिल रहा है। कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार गिरता चला जा रहा है। दिसंबर तक ठीक था, उसके बाद देखिए 15, 19, 13, 18 तो लगातार गिर रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। नेट प्रॉफिट बना पा रहे हैं ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी इनका 5 है, क्योंकि ये एक रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, रिटेल काम है इनका, तो ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा। अदर इनकम बहुत कम है, जो कि ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए सेल्स ग्रोथ इनका गिर गया है। मार्च 2022 में 35% था, फिर 25 हुआ, 15 और अब उससे भी कम हो चुका है। नेट प्रॉफिट बना पा रहे हैं। हाँ, सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, लेकिन इस साल में इनका सेल्स ग्रोथ 11% से और प्रॉफिट ग्रोथ -6% से हो रहा है। बोरोविंग इनकी 1000 है, रिजर्व्स इनके माफ़ कीजिए 1000 और बोरोविंग 1500 है। तो इनके बोरोविंग रिजर्व से ज़्यादा है आज की डेट में, क्योंकि ये लगातार एक्सपेंशन मोड में है तो बोरोविंग बढ़ेगी। बस हमें ये ख्याल करना है कि क्या ये पैसा सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये थोड़ा हमें ट्रैक करना पड़ेगा कॉन कॉल में, मैनेजमेंट की गाइडेंस में और क्वार्टरली रिजल्ट्स में। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो 77% था कम होकर 65 हो गया। FIIs की बाइंग 2% से बढ़ के 9 हो गई है और DIIs की बाइंग 7 से बढ़ के 17% हो गई। पब्लिक होल्डिंग 12% थी, जो कि 7% हो गई। पब्लिक होल्डिंग का कम होना एक अच्छा साइन भी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा। अभी इस कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े वीक दिख रहे हैं। जैसे इस कंपनी में दोबारा सेल्स की ग्रोथ आ जाएगी, यही स्टॉक लगातार ऊपर भागता हुआ चला जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आप इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है। अब सीधा चलते हैं एक्सेल शीट पे और जहाँ पे इसका फाइनल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 25% है, 3 साल का एवरेज है। ग्रोथ कंपनी में डाउन ट्रेंड में आ गई है। सेल्स की ट्रेजेक्टरी अप तो है, ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन डाउन ट्रेंड में, यानी उसकी स्पीड कम हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6, ROE 14 का है, इंडस्ट्री पी 43, प्राइस टू बुक 3 है, पी 27 है और पैग रेशियो 0.9 है। अब यहाँ के डेटा के हिसाब से तो हमें ये सस्ता लग रहा है, मगर ये सस्ता नहीं है। जो मैं अक्सर एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ गोल्ड वाला। मान लीजिए आपके पास 24 कैरेट गोल्ड, आप 24 कैरेट का गोल्ड 10 ग्राम खरीदने जा रहे हो, उसकी कीमत 70,000 है और आप 70,000 पे देखे है। पहला केस, जो कि बहुत रेयर होता है स्टॉक मार्केट में। दूसरा केस, 24 कैरेट का गोल्ड 10 ग्राम खरीदने गए और आपने उसका 1,40,000 दे दिया, महंगा हो गया। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? 14 कैरेट का गोल्ड 10 ग्राम आप खरीदने गए और आप 70,000 दे के आ गए। आपको फंडामेंटल सस्ते दिख रहे हैं, लेकिन वो सस्ता नहीं, महंगा है, क्योंकि इसमें सेल्स ग्रोथ चली गई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा अपनी तरीके से अपना कॉमन सेंस लगा के एक बार समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारे लॉजिक लगा के मैंने इसके वैल्यूएशंस को एक्सपेंसिव में रखा है। फंडामेंटल की कैटेगरी में मैंने इसको बैड कहा है, लेकिन ये मेरा आज का व्यू है। और जैसे ही इसमें सेल्स ग्रोथ आएगी, मैं ही सबसे पहले कहूँगा गुड फंडामेंटल्स हो गए। तो फंडामेंटल्स गुड और बैड उसकी सेल्स ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, कोई फिक्स व्यू नहीं है आपने बना लेना है। टेक्निकल में डाउन ट्रेंड है, चार्ट वीक दिख रहा है, और ओवरऑल कैटेगरी इसको मैं आज की डेट में मैंने बैड कैटेगरी दी है। जो मेरे रीजंस है, मेरे रिमार्क्स में क्या लिखा मैंने, लूजिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, इसकी सेल्स ग्रोथ लगातार गिरती चली जा रही है और गाइडेंस है वो भी आज की डेट में अच्छी नहीं है, 10% के आसपास गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये मेरे रीजंस है। आपका व्यू क्या है इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख के आप प्लीज़ बताइए। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।